हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं रसायन विज्ञान। इसको हम कंप्लीट करेंगे युक्ति पब्लिकेशन की बुक से, जो कि हमारे सभी एग्ज़ाम, जिन भी एग्ज़ाम में विज्ञान आती है उन सभी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स, यदि आप हम वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है रासायनिक बंधन। सहसंयोजक यौगिकों के द्रवणांक और कथनांक निम्न होते हैं क्योंकि इनमें जो अंतरा आणविक बल होता है वह कमजोर होता है। जो सहसंयोजक यौगिक होते हैं इनका द्रवणांक और जो कथनांक होता है वह हमेशा निम्न होता है क्योंकि जो इनका अंतरण आणविक बल होता है वह कमजोर होता है। सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंधन होता है? तो विद्युत संयोजक बंधन पाया जाता है। तो सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंधन है? विद्युत संयोजक बंधन है। जब एक रासायनिक बंधन बनता है तब क्या होता है? तो ऊर्जा निर्मुक्त होती है। जब एक रासायनिक बंधन बनता है तो ऊर्जा निर्मुक्त होती है। कार्बन टेट्राक्लोराइड की आकृति कैसी होती है? तो चतुष्फलीय होती है। कार्बन टेट्राक्लोराइड की आकृति चतुष्फलीय होगी। HF में कौन सा बंधन विद्यमान होगा? तो इसमें पाया जाएगा हाइड्रोजन आबंध। जो हाइड्रोजन बंध है वह किस में होगा? HF में पाया जाएगा। हाइड्रोजन फ्लोराइड में है ना। कार्बन डाइऑक्साइड की आणविक संरचना किस प्रकार की होगी? तो यह होती है रेखीय, मतलब एक रेखा में जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो आणविक संरचना होती है वह रेखीय होती है। हाइड्रोजन क्लोराइड एक गैस है, परंतु हाइड्रोजन फ्लोराइड एक निम्न कथनांक वाला द्रव होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हाइड्रोजन आबंध के कारण अणु संगुणित हो जाते हैं। तो हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है? एक गैस है, परंतु जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है वह एक कम कथनांक वाला द्रव बन जाता है क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन बंध होता है इनके कारण अणु संगुणित हो जाते हैं। ऋणायन कब बनता है? जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तब ऋणायन बनता है। धनायन कब बनता है? जब परमाणु इलेक्ट्रॉन खो देता है तब धनायन बनता है। आयनों से बने हुए यौगिकों का समान नाम क्या होता है? तो विद्युत संयोजक यौगिक। जो आयन होते हैं इनसे बनने वाला जो एक यौगिक होता है उसको सामान्यतः कहा जाता है विद्युत संयोजक यौगिक। एक आयनिक बंधन कब बनता है? जब धातु तत्व का संयोग अधातु तत्व से होता है तब एक आयनिक बंधन बनता है। जब धातु तत्व का संयोजन अधातु तत्व से होता है तब एक आयनिक बंधन बनता है। विद्युत संयोजक बंध किसके मध्य बनता है? तो विपरीत आविष्ट आयनों के या उनके मध्य बनता है। जो विद्युत संयोजक बंध होता है वह किसके बीच बनता है? तो विपरीत आविष्ट आयनों के बीच बनता है। कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम ब्रोमाइड अणुओं के में कैसा बंधन पाया जाएगा? तो इनमें पाया जाएगा विद्युत संयोजक। तो CaCl2 और NaBr अणुओं के बीच मध्य जो बंध होगा वह पाया जाएगा विद्युत संयोजक बंध। अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण विद्युत संयोजक यौगिक। पहले आते हैं सोडियम क्लोराइड, जो कि हमारा सामान्य नमक होता है। NaCl इसका फॉर्मूला होता है। और इसमें जो आयन होंगे वो कौन से होंगे? तो Na पर होगा प्लस और Ca पर होगा माइनस। फिर आता है सोडियम डाइऑक्साइड, यह कास्टिक सोडा होता है और NaOH है। Na पर प्लस आयन होता है और OH पर माइनस आयन होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, Al पर 3 प्लस आयन है और O पर 2 माइनस आयन है। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, NH पर 4 प्लस आयन है और Cl पर 1 माइनस आयन। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, Mg पर 2 प्लस आयन है और Cl पर 1 माइनस। पोटेशियम क्लोराइड KCl, K पर 1 प्लस आयन है और Cl पर 1 माइनस आयन। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, Ce पर 2 प्लस आयन है और Cl पर 1 माइनस आयन। कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 का होल ट्वाइस, Ca पर 2 प्लस आयन है और NO3 पर 3 माइनस आयन है। कॉपर सल्फेट CuCO3, Cu पर 2 प्लस आयन है और CO4 पर 2 माइनस आयन। हाइड्रोजन के एक
इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति किससे समानता प्रदर्शित करती है? तो जो अक्रिय गैसें होती हैं उनसे प्रदर्शित करती है। तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है और यह प्रवृत्ति जो अक्रिय गैसें होती हैं उनके समान होती है। जल के अधिक क्वथनांक का क्या कारण होता है? तो जल के जो अणु होते हैं उनमें हाइड्रोजन बंध होता है। तो हाइड्रोजन बंध के कारण जल का अधिक क्वथनांक होता है। द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है। इसके में क्या उपलब्ध होता है? तो मुक्त आयन उपलब्ध होते हैं। द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है क्योंकि इसमें मुक्त आयन होते हैं। CHCl3 किस प्रकार के यौगिक का उदाहरण है? तो सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण है। CHCl3 एक सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण है। सहसंयोजकता में क्या होता है? तो सहसंयोजकता में होता है इलेक्ट्रॉन की बराबर साझेदारी। इलेक्ट्रॉन की बराबर साझेदारी सहसंयोजकता में होती है। कुछ महत्वपूर्ण सहसंयोजक यौगिक, पहले आते हैं नाम, उनके रासायनिक सूत्र और उपस्थित तत्व। मीथेन CH4 होता है, इसमें उपस्थित होता है कार्बन और हाइड्रोजन। ईथेन C2H6 C और H आयन ये तत्व होते हैं। इथिलीन C2H4, इसमें भी C और H तत्व होते हैं। एल्कोहल जिसे इथेनॉल कहा जाता है, इसमें C2H5OH होता है, मतलब C, H और O तत्व होंगे। अमोनिया NH3N और H हाइड्रोजन पाया जाता है। इथिलीन एसिटिलीन है ना, इथिलीन का तो पढ़ लिया। इथिलीन का होता है C2H4 जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन आयन होते हैं। और एसिटिलीन जिसे इथाइन कहा जाता है, इसमें C2H2 C और H आयन होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, कार्बन और क्लोराइड पाया जाता है। ग्लूकोज C6H12O6 C, H और O तत्व पाए जाते हैं। शर्करा C12H22O11 C, H और O तत्व पाए जाते हैं। हाइड्रोजन की आणविक संरचना, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है, अतः इसके K कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब अकेला है तो K कोश में पाया जाता है, तथा K कोश को भरने के लिए इसको एक और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इसलिए हाइड्रोजन के 2 परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके हाइड्रोजन का अणु H2 बनाते हैं। मतलब हाइड्रोजन कभी अकेला नहीं होता क्योंकि इसके पास एक ही संख्या है, परमाणु संख्या है, K कोश में होती है। इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है एक और, तो इसलिए किसी और के पास नहीं रहता, बल्कि एक और हाइड्रोजन के तत्व को अपना साझेदार बना लेता है, इसलिए यह H2 में हमेशा पाया जाता है। ये दिया गया है। ऑक्सीजन की आणविक संरचना, ऑक्सीजन के परमाणु L कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है तथा इसके अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अतः ऑक्सीजन का प्रत्येक परमाणु ऑक्सीजन के अन्य परमाणु के साथ 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। इससे हमें चित्र के अनुसार रचना प्राप्त होती है। हाइड्रोजन मतलब ऑक्सीजन है, इसके प्रत्येक परमाणु के द्वारा प्रदान किए गए 2 इलेक्ट्रॉनों से इलेक्ट्रॉनों के 2 सहभागी युग्म प्राप्त होते हैं। इसमें 2 परमाणुओं के बीच द्विआबंध बनता है और इसे द्विआबंध बनना कहा जाता है। देखो ऑक्सीजन है, इसमें जो हमारी L ऑक्सीजन को लो तो L कक्षक है, उसमें 6 परमाणु पाए जाएंगे, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, क्योंकि इनकी परमाणु संख्या कितनी है, 8 होती है। तो इसको कितने अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता और है, तो किससे लेगा, ऑक्सीजन से ले लेगा, इसलिए ऑक्सीजन भी 2 की संख्या में पाया जाता है, O2 कहा जाता है। फिर आते हैं नाइट्रोजन की आणविक संरचना। तो नाइट्रोजन की परमाणु संख्या होती है 7। अष्टक प्राप्त करने के लिए नाइट्रोजन के एक अणु में नाइट्रोजन का प्रत्येक परमाणु 3 इलेक्ट्रॉन देता है।
इससे इलेक्ट्रॉन के 3 सहभागी युग्म प्राप्त होते हैं। इसे 2 परमाणुओं के बीच त्रिआबंध का बनना कहा जाता है। मतलब नाइट्रोजन है, उसकी परमाणु संख्या है 7, अष्टक प्राप्त करने के लिए इसको चाहिए है 3 इलेक्ट्रॉन, इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन की यह सहभागी युग्म प्राप्त करेगा और जो ये बंधन बनाएगा 2 परमाणुओं के बीच बनेगा त्रिआबंध बनना, इसको कहा जाता है। नाइट्रोजन भी नाइट्रोजन के साथ ही बनाता है, तो N2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना एवं त्रिआबंध को निम्न चित्र के अनुसार हम देख सकते हैं। जब एक ही तत्व के 2 परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो उनके बीच बंधन की प्रकृति क्या होती है, तो इसे कहा जाता है आध्रुवीय सहसंयोजक। जब 2 तत्व, एक ही प्रकार के तत्व परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो इनके बीच में कौन सा बंधन बनता है, आध्रुवीय सहसंयोजक बंध। मीथेन अणु में कौन सा बंधन पाया जाता है, जो मीथेन अणु होता है उसमें पाया जाता है एकल सहसंयोजक बंध। अकेला है तो मीथेन अणु में बनता है एकल सहसंयोजक बंध। जब 2 परमाणुओं के ऑर्बिटल एक दूसरे से पार्श्व अतिव्यापन करते हैं तो बनने वाला आबंध पाई आबंध कहलाता है। तो जब 2 परमाणु हैं उनके ऑर्बिटल एक दूसरे को पार्श्व अतिव्यापन करते हैं तो उसे पाई बंध कहा जाता है। जब विभिन्न ऊर्जा वाले ऑर्बिटल परस्पर ऊर्जा का पुनर्वितरण करके समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है संकरण। जब जो विभिन्न ऊर्जा वाले ऑर्बिटल हैं परस्पर ऊर्जा का पुनर्वितरण करेंगे तो इससे समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल का निर्माण होता है और इसे कहा जाता है संकरण। मीथेन की आणविक संरचना। मीथेन एक कार्बनिक यौगिक है। ईंधन के रूप में मीथेन का अधिकाधिक उपयोग होता है और यह बायोगैस एवं जो संपीड़ित प्राकृतिक गैस होती हैं CNG होती हैं इनका प्रमुख घटक होता है। यह कार्बन के सर्वाधिक सरल यौगिक में से एक है। तो मीथेन क्या है, कार्बनिक यौगिक है। इसका अधिक प्रयोग ईंधन में करते हैं और जो बायोगैस हो गई, संपीड़ित प्राकृतिक गैस हो गई, इसमें किया जाता है। कार्बन के सर्वाधिक सरल यौगिक के रूप में इसको जाना जाता है मीथेन को। मीथेन का सूत्र होता है CH4। जैसा कि हम जानते हैं हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, कार्बन चतुस्संयोजक होता है क्योंकि इसमें 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति को प्राप्त करने के लिए कार्बन इन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हाइड्रोजन के 4 परमाणुओं के साथ करता है, जैसा कि नीचे चित्र में दिया गया है। तो हमारा जो कार्बन है वह चतुस्संयोजक है और हाइड्रोजन के एक है वो किसी न किसी संयोजन कर लेते हैं और बन जाता है मीथेन। इस प्रकार 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के इस युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध को सहसंयोजक बंध कहा जाता है। सहसंयोजी आबंध वाले अणुओं में भीतर तो प्रबल आबंध होता है लेकिन उनका जो अंत आणविक बल होता है वह कम होता है। मतलब इनमें जो इनकी प्रबलता होती है बंध की वह भीतर तो अधिक होती है लेकिन इनकी जो अंतर आणविक बल होता है वह कमज़ोर होता है, कम होता है। चूँकि परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है और आवेशित कण बनते हैं। सामान्यतः ऐसे सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। तो ये किसके होंगे, विद्युत के कुचालक होते हैं। इथिलीन अणु की आकृति कैसी होती है, जो इथिलीन अणु है वह समतल त्रिकोणीय होता है। मतलब पूरे तल पर तीनों जगह में फैल जाएगा, त्रिकोणीय फैल जाएगा। तो इथिलीन अणु की आकृति होती है समतल त्रिकोणीय। चिपकली दीवार पर कौन से बल के द्वारा चिपकती है, तो वह वांडर वॉल आकर्षण बल के द्वारा चिपकी रहती है। चिपकली दीवार पर कैसे चिपकी रहती है, वांडर वॉल्स आकर्षण बल के द्वारा। अब वंडर्स वॉल आकर्षण बल है क्या, तो यह सामान्य रासायनिक बंधों की तुलना में दुर्बल बंध होता है। मतलब ज़्यादा प्रबल नहीं है, इसमें वंडरफुल है नहीं। वंडर वॉल जो आकर्षण बल है वह एक दुर्बल बंध होता है तथा अणुओं के मध्य लगता है। बस ये रासायनिक बंधों की तुलना में ये दुर्बल होता है और अणुओं के मध्य लगता है। इसके 3 प्रकार मतलब कुछ प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि 2 द्विध्रुवियों के मध्य लगने वाला बल होता है जिसे किसम बल कहा जाता है। क्या है, 2 ध्रुवियों के जो ध्रुव हैं ध्रुवों के बीच में लगता है यह ध्रुव तथा एक प्रेरित ध्रुवीय के मध्य लगने वाला बल दिवाई बल होता है। तो ये क्या होता है, 2 ध्रुवों के बीच लगता है, एक प्रेरित द्विध्रुव के मध्य लगने वाला एक बल है दिवाई बल कहा जाता है। 2 प्रेरित ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल है लंदन परिक्षेपण बल। चिपकली भी दीवार की से
दीवार तथा पंजों के मध्य लगने वाला बल वांडर वॉल आकर्षण बल के द्वारा ही चिपकी रहती है। तो जो दो प्रेरित द्विध्रुव हैं उनके मध्य लगने वाला बल जो कि चिपकली, इसके द्वारा ही दीवार पर चिपकी रहती है वांडर वॉल आकर्षण बल के द्वारा। अब आते हैं हमारे विद्युत संयोजक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक और उप सहसंयोजक यौगिक। पहले आते हैं विद्युत संयोजक यौगिक। यह यौगिक इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनते हैं। जो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा तो कौन बनेगा? विद्युत संयोजक बल, इसलिए तो विद्युत का यहाँ वहाँ जा पा रही है। अब आती है सहसंयोजक यौगिक। यह यौगिक इलेक्ट्रॉन की बराबर की साझेदारी से बनते हैं। मतलब सहसंयोजक मतलब तुम भी थोड़ा सहयोग करो, ये भी करेंगे, तो बराबर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनने वाला यौगिक होता है सहसंयोजक यौगिक। उप संयोजक यौगिक क्या होते हैं? इसमें एक परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होता है। मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, ऐसा होता है। मतलब तुम जाओ, उठो यहाँ से, अपना इलेक्ट्रॉन ले जाओ। तो उप संयोजक बंध क्या होता है? एक देता है और एक लेता है। फिर आते हैं विद्युत संयोजक बल होते हैं। इनमें परमाणु आयन के रूप में रहते हैं, अतः यह विद्युत के चालक होते हैं। मतलब वही ना, परमाणु कैसे होते हैं? आयन के रूप में रहते हैं, इसलिए विद्युत चालन में सुविधा होती है, सरलता से यह चालन हो सकता है, तो विद्युत चालक होते हैं ये। फिर आते हैं सहसंयोजक यौगिक। यह यौगिक अणु के रूप में रहते हैं और विद्युत चालक नहीं करते। इसमें जो यौगिक होते हैं सहसंयोजक, इसमें क्या साझेदारी से बन गए, अणु मुक्त ही नहीं है, अणुओं के रूप में होगा यौगिक पूरा, और इसमें विद्युत का चालन नहीं होगा। उप संयोजक यौगिक, यह यौगिक भी अणु रूप में रहते हैं और विद्युत चालक नहीं करते। मतलब दोनों ही सहसंयोजक यौगिक और जो उप संयोजक यौगिक हैं वह विद्युत का चालन नहीं करते। अब आते हैं विद्युत संयोजक यौगिक। इसमें ध्रुवीय बंध होते हैं, मतलब जो पोलर बॉन्ड होते हैं वो बनते हैं। सहसंयोजक में क्या होते हैं? अध्रुवीय बंध बनते हैं। उप संयोजक यौगिक में क्या होते हैं? अर्ध ध्रुवीय बनते हैं, सेमी पोलर बंध बनते हैं। विद्युत संयोजक यौगिक, यह यौगिक जल में विलय परंतु कार्बनिक विलयों में अविलय होते हैं। तो जो हमारे विद्युत संयोजक बल होते हैं वह पानी में तो घुल जाते हैं, विलय होते हैं, लेकिन जो कार्बनिक विलयक होते हैं उनमें अविलय होते हैं। सहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं? यह यौगिक जल में अविलय होते हैं किंतु कार्बनिक विलयों में विलय होते हैं। मतलब जल में नहीं घुलेंगे हम, लेकिन हम जो कार्बनिक यौगिक या विलायक है उसमें सहसंयोजक यौगिक घुल जाते हैं। उप संयोजक यौगिक क्या होते हैं? यह यौगिक जल में अविलय होते हैं, लेकिन जो कार्बनिक विलायक होते हैं उसमें विलय होते हैं। मतलब सहसंयोजक यौगिक और उप संयोजक यौगिक जल में नहीं घुलते, बल्कि जो कार्बनिक विलायक होते हैं उनमें घुल जाते हैं, ये विलय हो जाते हैं। विद्युत संयोजक यौगिक, इन यौगिकों के गलनांक तथा कथनांक उच्च होता है क्योंकि ये शीघ्र वाष्पित नहीं होते। मतलब गलनांक ज़्यादा है और कथनांक ज़्यादा है, इसलिए जल्दी वाष्प में नहीं उड़ जाते, वाष्पित नहीं होते। सहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं? इन यौगिकों के गलनांक और कथनांक कम होते हैं और ये वाष्पशील होते हैं। ज़्यादा संयोग से बने थे ना, इनने भी आधा संयोग किया पर, लेकिन उड़ने के टाइम पे वो सहयोग ही नहीं करेंगे, वो भी साथ में उड़ जाएंगे दोनों। तो यौगिकों का क्या होता है? सहसंयोजक यौगिक का गलनांक और कथनांक कम होता है और ये जल्दी वाष्पशील हो जाते हैं। फिर आते हैं सहसंयोजी यौगिक। इसमें मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वह विद्युत संयोजक यौगिक से कम होता है तथा सहसंयोजक यौगिक से अधिक होता है। मतलब सहसंयोजक बंध से बने हुए जो यौगिक हैं उनको एक जगह रख दोगे तो वो बहुत जल्दी वाष्पित हो जाएगा। उसके बाद उप सहसंयोजक यौगिक वाष्पित होगा और सबसे बाद में जो विद्युत संयोजक बल है या यौगिक हैं वो वाष्पशील नहीं होते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाली अक्रिय गैसों की संख्या कितनी होती है? तो जो अक्रिय गैसें हैं वह होती हैं 6। तो प्रकृति में कितनी पाई जाती हैं? अक्रिय गैसें 6 पाई जाती हैं। मतलब ज़्यादा चीचा चीचा नहीं करती, दूरी रहती हैं, तो 6 इनकी संख्या है। 8 इलेक्ट्रॉन के समूह को क्या कहा जाता है? तो 8 इलेक्ट्रॉन है उनका अष्टक पूर्ण हो गया तो अष्टक। इनके परमाणुओं की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकते, वह अक्रिय गैस हैं। तो जो कुछ परमाणु ऐसे हैं जिनकी बाह्यतम कक्षा पूर्ण होती है, इसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, वह अक्रिय गैस हैं। विद्युत आवेश युक्त परमाणु और परमाणुओं के समूह को क्या कहा जाता है? आयन। तो विद्युत आवेशित युक्त कोई परमाणु है उसको क्या कहा जाएगा? आयन कहा जाएगा। तत्व के परमाणुओं के परस्पर संयोजन करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? संयोजकता कहा जाता है। कोई तत्व है वह
परस्पर संयोजन कर रहा है किसी परमाणु से तो उसे क्या कहा जाएगा, संयोजकता कहा जाता है, उसकी क्षमता को संयोजकता। एक विलायक जिनका परावैद्युत स्थिरांक उच्च होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है ध्रुवीय विलायक। तो कोई विलायक है इसका परावैद्युत स्थिरांक उच्च है तो वह क्या होगा, ध्रुवीय विलायक होगा। दो तत्वों के बीच इलेक्ट्रॉन की सांझे से बना बंध क्या कहलाता है, सहसंयोजक बंध कहलाता है। दो इलेक्ट्रॉन है एक दूसरे के साथ साझा करके बंध बना रहे हैं, वह सहसंयोजक बंध है। एक ही परमाणु द्वारा प्रदत्त इलेक्ट्रॉन युग्म के सांझे से बने बंध को कहा जाता है उप सहसंयोजक बंध। तो एक ही परमाणु द्वारा प्रदत्त इलेक्ट्रॉन युग्म के सांचे को कहा जाता है उप सहसंयोजक बंध। रासायनिक बंध बनाने के पश्चात दोनों नाभिकों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, बंधन लंबाई, बॉन्ड लेंथ कहा जाता है। रासायनिक बंध है उनके बनने के पश्चात दो नाभिकों के बीच की जो दूरी होती है उसे बंधन लंबाई कहा जाता है। जब दो परमाणुओं के ऑर्बिटल एक दूसरे से एक रेखीय अक्ष पर अति व्यापन करते हैं तो इसे कहा जाता है सिग्मा बॉन्ड। जब दो परमाणुओं के ऑर्बिटल एक दूसरे से रेखीय अक्ष पर अति व्यापन करते हैं उसे कहा जाता है सिग्मा बॉन्ड। परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित सहसंयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो यह कासेल और लुईस ने किया था। तो परमाणुओं के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं उन पर संयोजकता के जो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत हैं उनको कासेल और लुईस के द्वारा बताया गया था। अणुओं में परमाणुओं के आकर्षण को क्या कहा जाता है, रासायनिक बंध कहा जाता है। तो अणुओं में जो परमाणुओं का आकर्षण बल होता है इसे रासायनिक बंध कहा जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में किस प्रकार का बंध बनता है, तो उप सहसंयोजक बंध बनता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में क्या है, उप सहसंयोजक बंध बनता है। कौन से यौगिक जल में विलय होते हैं, तो जो विद्युत संयोजक यौगिक होते हैं सिर्फ वही जल में विलय होते हैं और उप सहसंयोजक और जो सहसंयोजक बंध वाले यौगिक होते हैं वह जल में विलय नहीं होते हैं। विद्युत संयोजी यौगिक के गलनांक कथनांक उच्च क्यों होते हैं, जो विद्युत संयोजी यौगिक था उनका गलनांक और कथनांक उच्च था, क्यों था, क्योंकि इनमें प्रबल आकर्षण बल के कारण इन्हें तोड़ने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि इसमें क्या है, प्रबल आकर्षण बल है, इनको तोड़ने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। किसी सेल का विद्युत वाहक बल उसकी सहायता द्वारा मापा जाता है तो ये हो जाएगा हमारा पोटेंशियोमीटर। तो कोई विद्युत वाहक बल है हमें उसको ज्ञात करना है किसी सेल का तो उसकी पोटेंशियोमीटर के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। विद्युत धातुओं को उनकी रासायनिक सक्रियता के आधार पर किस श्रेणी में व्यवस्थित रखा गया है, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में। कोई भी धातु है उनकी रासायनिक सक्रियता के आधार पर हम उनको किस श्रेणी में रखते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी में रखते हैं। फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट विलयन का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड कणों को विलय सिल्वर थायोसल्फेट संकुल के रूप में निकालने के लिए। फोटोग्राफी में जो सोडियम थायोसल्फेट है Na2S2O3 विलयन का प्रयोग हम सिल्वर ब्रोमाइड कणों को विलय सिल्वर थायोसल्फेट संकुल के रूप में निकालने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनल में किसका इस्तेमाल होता है, तो इसमें जिंक कार्बन का प्रयोग किया जाता है। साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनल में जिंक कार्बन का प्रयोग किया जाता है। बैटरियों में कौन सा एसिड संग्रहित होता है, तो इसमें होता है सल्फ्यूरिक एसिड। बैटरियों में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड। फ्लोरोसेंट ट्यूब में किसका मिश्रण भरा होता है, जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होती हैं उनमें भरा होता है मर्क्यूरी ऑक्साइड और नियोन गैस। मर्क्यूरी ऑक्साइड और नियोन गैस इसमें भरी होती है। नेक्स्ट है ऑक्सीकरण और अपकरण।